हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर आज आपके लिए मोशन का लेक्चर 3 लेकर आया हूं, जहां पर हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड जितनी भी कहानियां नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म से रिलेटेड है सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक है, जहाँ पर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड साथ ही साथ जितने भी जगह इस पूरे फिजिक्स के इस चैप्टर में जितने भी जगह यूनिफॉर्म शब्द एंड नॉन यूनिफॉर्म आते हैं सबके डेफिनेशन सीखेंगे और साथ ही साथ एक्सीलरेशन के टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले जो स्टडी किया था वहाँ पर हमने जाना था स्पीड के बारे में। आई होप इतना आपको याद होगा, ठीक है। हमने जाना था स्पीड के बारे में और हमने जाना था वेलोसिटी के बारे में, इतना मैंने बताया था आपको ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड एंड साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर आपको एक काम की बात सिखाने वाला हूँ, 2 मिनट इसमें मैं टाइम लूँगा और आपको ये बातें सुनना भी पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है, थोड़ा सा थियोरेटिकल में कुछ चीज़ें आपको समझना और सोचना आना चाहिए। आखिर ये टर्म क्यों आया, एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ से 2 टॉपिक थोड़े नए तरीके से निकल के आते हैं, 2 टर्म थोड़े नए तरीके से निकल के आते हैं। बस सुनिएगा ध्यान से। हमने स्पीड और वेलोसिटी में क्या पढ़ा था? स्पीड बराबर हम पढ़ते हैं क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने पढ़ा है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और सेम वही चीज़ अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही हमने स्टडी किया है। अब ज़रा ध्यान से समझना, जब हम स्पीड और वेलोसिटी को मेज़र करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आता है, एक चीज़ जनरल थिंक ये आती है कि आप मुझे बताओ, जैसे एग्जांपल के साथ समझना। हमने बाइक पर बैठा और हम बाइक को लगे चलाने। अगर हम बाइक को चला रहे हैं तो आप अपने सफ़र के दौरान देखते होता क्या है, जब आपको खाली रोड मिलती है तो आप 30 चलते हो, 40 चलते हो, 60 चलते हो, और जब आपको भीड़ भाड़ इलाका मिलता है, मतलब कि क्या मिलता है, जब भीड़ मिलता है तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करना पड़ता है ना, वो तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब ज़रा ध्यान से देखो, आखिर इस यात्रा के दौरान जब आप घर से निकले बाइक को लेके, तो उस दौरान आपकी हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट थी ना। मे भी कुछ जगह कांस्टेंट होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हर जगह आपकी वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज को कैसे निकालते थे। तो ज़रा वही चीज़ सोचो, जब हम बाइक लेके निकले थे, एक्सीलेटर को लेते हैं बाइक में, स्पीड कहीं बढ़ी कहीं घटी, और उस पूरे यात्रा के दौरान अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज निकालो, मतलब कि एवरेज का मतलब क्या होता है, वो एक जेन्युइन होता है जिसको हम लोग सभी की जगह एवरेज मान लेते हैं। और आपने एवरेज के बारे में क्या सीखा है कि जब हमें एवरेज निकालना होता है तो टोटल अपॉन टोटल ऐसा करते हो ना। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं ना, एवरेज स्पीड। तो जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, जितनी जगह जो भी आपकी स्पीड रही होगी, मतलब हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने जगह आपकी स्पीड क्या क्या रही होगी, मतलब अगर कहीं आपकी वेलोसिटी 20 रही, कहीं वेलोसिटी 30 रही, कहीं वेलोसिटी 40 रही, सभी को जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। यही आपने पढ़ा है ना। आखिर एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब ज़रा दोनों ध्यान से समझना, बिल्कुल सेम चीज़ है। मान लो हमने बाइक के साथ चला, तो स्टार्टिंग में हो सकता है मेरी बाइक की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है ना। कुछ देर बाद ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, और कुछ देर बाद आपका डिक्रीज़ भी तो हो सकता है। मान लो डिक्रीज़ हो के आप आ गए 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताओ एवरेज आप क्या सीखे थे? एवरेज का मतलब होता है सभी को जोड़ दो और उससे डिवाइड कर दो, यही आपने पढ़ा है ना, मतलब टोटल अपॉन टोटल ऐसा पढ़ते थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। एवरेज स्पीड से एक टर्म निकला है, हम स्पीड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एवरेज का मतलब है सारे स्पीड को जोड़ दो और सारे टाइम से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे आ जाओ। स्पीड बराबर आपने क्या पढ़ा था? स्पीड बराबर आप पढ़े थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना याद है। बस ये एवरेज स्पीड कुछ अलग नहीं है, टोटल डिस्टेंस, बॉडी ने जितना दूरी चला है, मतलब ट्रिप के दौरान, अपने ट्रिप के दौरान, अपने यात्रा के दौरान जितना दूरी चला है सबको जोड़ दो और उस दौरान टोटल टाइम क्या लगा है, उस दौरान टोटल टाइम क्या लगा है, बस इसी से डिवाइड कर दो, यही आपका होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड है क्या? रेशियो ऑफ टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये रेशियो है किसका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। क्लियर?
बिल्कुल क्लियर, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। एवरेज का बस एक ही मतलब होता है, सभी को जोड़ दो और फिर उसके बाद डिवाइड कर दो उसके नंबर ऑफ टर्म से। तो ये एग्जाम्पल था। इसके साथ आप इतना सीखे होंगे मैथ में एवरेज कैसे निकालते थे, तो वही चीज़ देख लो। हम 20 एंड प्लस 30 एंड प्लस 50 एंड प्लस 15 एंड डिवाइड बाई कितना है 1 2 3 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। यही एवरेज का रूल था ना। बस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही आपको रूल लगाना था, करना कुछ डिफरेंट नहीं था। स्पीड के बारे में जो फॉर्मूला पढ़े थे उसके बगल टोटल लगा दो, जितना समय लगा है पूरा टाइम और जितना दूरी तय किया है टोटल डिस्टेंस। क्लियर? अब ज़रा इसके बाद आगे चलना। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। वेलोसिटी बराबर आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जिसको ये टर्म समझ में आ गया, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल। तो यहाँ पे भी बस कुछ आपको न्यू नहीं करना था, यहाँ पे लिख दो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये बात याद रखना, जब भी आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो रिमेंबर रखना कि आपको डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है। क्या मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है, क्योंकि ये डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक में। और जरा आ जाओ इसके भी ट्रिक पर। आपने वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज कह दे दो, टोटल अपॉन टोटल लगा दो, ये भी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही होता है रेशियो। इसका मतलब रेशियो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब ज़रा ध्यान देना। अब यहाँ से एक नया शब्द निकल के आता है, इसमें बहुत सफिशिएंट है ये टॉपिक, बस इतना ही कवर करता है। मैं न्यूमेरिकल भी एक छोटा सा सवाल करवाऊंगा, आप समझ जाओगे क्लियरली। लेकिन इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये रेशियो होता है किसका, स्पीड कहे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वेलोसिटी कहे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। अब आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ, जब आप कोई यात्रा करते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो, तो आप जरा अपने जहन में सोचो वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते थे। दो ही तरीके से ना, या तो एवरेज निकालो और एक टर्म यहीं से निकल के आता है कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी और स्पीड की पढ़ाई के दौरान ध्यान से समझना, वेलोसिटी एंड प्लस स्पीड, ये दोनों की स्टडी के दौरान दो टाइप का इसको स्टडी किया जाता है। एक हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड और एक पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। और साथ ही साथ अब जरा ध्यान देना, एवरेज, हम लोग एवरेज वाली पढ़ाई पढ़ते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज वाले तरीके से भी डिफाइंड है, और ये जो दोनों एवरेज एंड स्पीड है ये इंस्टेंटेनियस पर भी डिफाइंड है। अब जरा ध्यान से समझना, ये टर्म आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस सिलेबस में आपको पढ़ना है इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। जिसने इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ लिया उसके लिए चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछे, सभी के लिए यार सेम टर्म है। मैं बोला हूं ना, फिजिक्स के यार टर्म क्लियर रखो, शब्द को बस समझ लो, आपको फील होगी फिजिक्स, आपको डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, फील कराएगा वो शब्द। अब जरा सा आओ, एवरेज के बारे में मैंने सिखा दिया ना। आप मुझे बताओ, फिर से मेरी बात एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप गाड़ी पे चले थे, आप वेलोसिटी को जरा सोचो। दो ही तरह की तो पॉसिबिलिटीज, आप किसी पाथ पर चल रहे हो, किसी यात्रा के लिए निकले, मान लो आप घर से स्कूल के लिए निकले, आपकी वेलोसिटी बार बार बदल रही थी ना, तो आप क्या कर सकते थे उस वेलोसिटी के दौरान, क्या कर सकते थे? आपसे दो ही काम कर सकते थे, या तो एवरेज वेलोसिटी निकालो और या तो एवरेज स्पीड निकालो। मतलब मैं टोटली बात कर रहा हूं एवरेज का, तो ये हो गया एवरेज स्पीड, वो मैंने पहले सिखा दिया। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंट का मतलब होता है निश्चित समय। ध्यान से समझना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है निश्चित समय। ये इतना तो आप लोग समझते होंगे ना, निश्चित समय मतलब डेफिनिट टाइम। अब मुझे जरा बताओ, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है निश्चित समय, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से 9 बजे स्कूल से निकले और 10 बजे आप स्कूल पर पहुंचे, तो ये बड़ा सा टाइम है ना, टाइम इंटरवल। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि 9:45 पर आप थे कहां पर, 9:45 पर आप कहां पर थे, तो आपका जवाब यही होगा ना कि यार मैं बाइक चला रहा था या बाइक पर बैठा था। तो अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे स्पीड पूछे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। किसी इंस्टेंट पर आपसे वेलोसिटी पूछे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। अब जरा यहाँ से भी टर्म क्लियर कर लो। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, वेलोसिटी और स्पीड दो तरह से डिफाइंड है, एक एवरेज स्पीड और एक एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड दो तरीके से और डिफाइंड है इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। तो इंस्टेंटेनियस का मैं समझाता हूँ, क्योंकि एवरेज मैंने पहले बता दिया है। इंस्टेंटेनियस में दो टाइप से आप स्टडी कर सकते हो। क्या? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी एग्जैक्ट टाइम पर, निश्चित समय पे। अब इसमें क्या हो सकता है? आपको केवल दो ही चीज पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड
इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा आपको पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, सिर्फ दो ही चीज़ें तो डिफाइंड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको सिर्फ इतना समझो, जो आप फॉर्मूला पढ़े थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पर्टिकुलर समय पर होने वाली स्पीड है। मतलब ये किसी निश्चित समय का क्या है, चाल है। निश्चित मतलब कि किसी डिफिनिट टाइम का ये चाल है, स्पीड है। मतलब इसको मैं क्या कहूँगा, निश्चित समय पर चाल, या फिर चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड। बस इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए। क्यों पता है, जब इसका सवाल मैं लगवाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन गिवन होता है। फंक्शन आई होप आप मैथ में स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पे जब करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट पर। आपने पढ़ा होगा ना इंस्टेंट, किसी क्षण। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहता है, निश्चित समय पर, बिल्कुल फिक्स टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर क्या है, स्पीड पढ़ रहे हैं तो स्पीड, और अगर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो निश्चित समय पर वेलोसिटी। तो ये क्या है, किसी डेफिनिट टाइम का वेलोसिटी है। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित समय पर वेलोसिटी। यार मेरे तरीके को समझना, मैं इसी तरह आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब हमेशा आपके दिमाग में क्या जहन होना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, ये निश्चित समय पर है। अगर आपसे किसी ट्रिप के दौरान आपसे एग्जैक्ट टाइम पर पूछे तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहलाती है। और एवरेज का मतलब होता है पूरे ट्रिप के दौरान आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, वो सब कुछ जोड़ दिया। क्लियर, अब चलते हैं हम आगे। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको क्लियरली समझ में हो गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और कोई भी स्पीड एंड कोई भी वेलोसिटी डिफाइंड दो तरीके से होती है, एक तो उसका एवरेज, एक तो उसका इंस्टेंटेनियस। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक छोटा सा फैक्ट आपको क्लियरली समझा देता हूँ। वो फैक्ट सवालों में कैसे लगते हैं, ध्यान से समझना। हमने एवरेज के बारे में पढ़ लिया ना, एक छोटा सा सवाल उठा लेता हूँ एवरेज पर, और इस टाइप को नोट कर लीजिएगा, इस टाइप को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में सेम रूल लगा सकते हो। और यहाँ पर भी मेरी एक बात क्लियरली सुनना, चाहे एवरेज स्पीड हो, पहला फैक्ट, चाहे एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी मतलब चाहे एवरेज स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, ये दोनों भी सेम होते हैं। ये दोनों भी सेम होते हैं। कब होते हैं, जब बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। व्हेन बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, देन दैट टाइम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर आल्सो सेम स्ट्रेट पाथ। क्लियरली, अब ज़रा सा ध्यान दो, आप सवाल को स्टडी करना। ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये सब छोटे छोटे फैक्ट से ही सवाल बनते हैं। आपको तो डीप स्टडी करना है ना, ऐसा तो नहीं ना है कि आपको तुरंत नीट का एग्ज़ाम देना है। अगर आप नीट के बच्चे होते तो इसका मैं सीधा फार्मूला पढ़ाता, बस बोल देता, उतना सफिशिएंट था। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ये नोट करना है, पॉइंट रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब जरा इस पर सवाल जब आप कभी भी स्टडी करना, मैं एक सवाल इसलिए प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, आप कोई भी सवाल करना, बस सवाल को पढ़ते समय ये ध्यान दिया करो कि उसमें गिवन क्या है, उसमें गिवन क्या है। अगर आपसे एवरेज स्पीड, मैं किसी बॉडी का मान ले रहा हूँ, कोई बॉडी है, ये क्वेश्चन है, ठीक, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक, कोई बॉडी है, इस तरह से मान लो मूव करे स्ट्रेट पाथ में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही मोशन इन 1D है। तो अब मुझे बताना है हुआ क्या कि ये सबकी डिस्टेंस सेम है। ये जो बॉडी चल रही है उसमें डिस्टेंस गिवन होगा, या वेलोसिटी गिवन होगा, या टाइम जो भी गिवन हो। मैं मान ले रहा हूँ कोई डिस्टेंस आपकी गिवन है, ठीक, D1, D2 एंड D3। मान लो ये क्या है, आपकी डिस्टेंस गिवन है जो बॉडी ने चला है, ठीक है ना, D1, D2, D3। और उसके बाद आपको टाइम भी गिवन होगा कि मान लो यहाँ पे टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम T2 है, यहाँ पे टाइम T3 है, ठीक। तो आप ज़रा जनरल थिंक सोचो, बस जनरल थिंक सोचो। इसने डिस्टेंस दे दिया, ऊपर देखो डिस्टेंस दिया ना बीच का, और नीचे टाइम भी दे दिया है। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड,
आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, क्या पढ़े थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बोलोगे ना। स्पीड में क्या आता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या पढ़े थे आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज आ जाता है तो टोटल अपॉन टोटल कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप मुझे बताओ, जिस भी बॉडी का पूछेगा, मान लो अगर मैं ए बी की बात कर लूँ पर्टिकुलरली, अगर मैं पर्टिकुलर ए बी की बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी का, पर्टिकुलर ए बी का बात करूँगा, तो आप क्या रखोगे एवरेज स्पीड के दौरान? D1 अपॉन T1 यही रखोगे ना, क्योंकि इस समय क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस D1 है और टोटल टाइम T1 है। ठीक, क्लियर हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ये अब इसको इरेज करो, अब और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूँ ए से लेके डी के बीच, ए से लेके डी के बीच मुझे एवरेज स्पीड बताओ, क्या फार्मूला पढ़े थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस वही तो पुट करना था। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3, तो टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड डिवाइड बाई टाइम क्या लगा है? T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, तो इन सबको जोड़ दोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को जो समझ लिया, सवाल उसके हो चुके, आधे से ज़्यादा सवाल हो चुके। बस आपको सवाल को पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि गिवन क्या है। क्लियर? अब इस पे देखो, एक नए टाइप का सवाल कैसे बन सकता था, ये तो क्लियर एक टाइप का। अब ये भी हो सकता था ऐसे सवाल में, टाइम तो आपको जो गिवन है अच्छी बात है, टाइम नीचे गिवन है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दे देता, यहाँ पे क्या गिवन कर देता? वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाता, क्या दे देता? आपको वेलोसिटी दे देता, v1 v2 v3, तो कैसे निकालते? तो उस समय पता है क्या करते? वेलोसिटी बराबर आप क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो उस समय आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछता या एवरेज स्पीड पूछता, मतलब वो वाला, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बस फैक्ट ये समझना है कि अगर वेलोसिटी देगा तो इसको कन्वर्ट कर दो, किस फॉर्मूले से? याद करो, मैंने एक फार्मूला बताया था, S बराबर VT, याद है ये फार्मूला? S बराबर VT मैंने बोला था ना एक बार, S बराबर VT। तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा? जो वेलोसिटी गिवन होगा इसको पुट कर दो, और जो टाइम लगा होगा, नीचे तो टाइम गिवन है ना T1, तो यही वाला T1 यहाँ पे पुट कर दोगे, और वेलोसिटी जो गिवन होगा वो वेलोसिटी रख दोगे, तो डिस्टेंस निकल आएगा ना। और आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस ही तो निकालना है। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है तो आपको डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला था ना, बताए थे कि नहीं? याद करो, जब एक्सीलरेशन होता ही नहीं है तो क्या एवरेज स्पीड और क्या एवरेज वेलोसिटी, या फिर क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी, तो एक फार्मूला बस, S बराबर VT फॉर्म। आखिर हम क्यों S बराबर VT लगाएं? भाई आपके मन में आएगा ना, सर क्यों हम लगाएं, क्यों हम लगाएं? तो जवाब सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे वेलोसिटी अगर गिवन हो, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया, आंसर क्लियर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। लेकिन सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है? अगर वो यहाँ पे वेलोसिटी दे दे, डिस्टेंस ना दे के वेलोसिटी दे दे, तीनों अलग अलग, V1 V2 V3, चलो मैं पुट कर देता हूँ। मान लो वेलोसिटी गिवन हो V1 V2 V3, तो इस समय क्या करोगे? वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दोगे डिस्टेंस फॉर्म में इस फॉर्मूले से, V1 इंटू T1 से, और यहाँ पे तब आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, तब उस समय आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले टाइप का। तो सेकंड टाइप के लिए आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जब गिवन होगा तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? V1 T1, यही होगा ना डिस्टेंस, क्योंकि S बराबर V1 तो समझ गए ना, ये S1 है, प्लस V2 इंटू T2, कैसे? बीच वाला डिस्टेंस, और लास्ट में V3 T3 एंड डिवाइड बाई समय तो यही है, तो समय आपका T1 एंड T2 एंड T3। ये यार दो फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से बस फील कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रटो और बहुत दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन का टाइप है। आप मुझे बताओ, क्या मैंने कुछ टफेस्ट पढ़ाया? फॉर्मूले पर ही तो पुट किया है वैल्यू, जैसा फॉर्मूला पढ़ा था उसको मैंने क्या कर दिया एकदम। अब ये आप पढ़ लिए तो फिक्स हो गया कि अगर इस पर क्वेश्चन आते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे। क्लियर? ये सवाल से समझ गए। और दूसरा फैक्ट मैंने क्या सिखा दिया कि ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपस में बराबर हो सकते हैं। उसके लिए क्या फैक्ट है? व्हेन बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। क्लियर? सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं। और बच्चों परेशान मत हो, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप परेशान मत हो। इस पर मैं सवाल आप कहोगे मैं और लगवा दूंगा, बस आप कोशिश करना। मैं तो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि इतना बहुत सफिशियंट है, लेकिन आप कोशिश करना। नहीं आएगा, मैं जब सवाल लगवाऊंगा तो आपका खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैंने बोला है ना थियोरेटिकल का मेरा पोर्शन है, तो थियोरेटिकल का पोर्शन है तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं एकदम ज़बरदस्त टॉपिक पर, एक्सीलरेशन। ये आपको सिखा के जाऊँगा, एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन क्या होता है, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा इसको सोचिए, बस 1 सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं मार्कर में इंक कर लूँ, आप तब तक क्या करेंगे, इसको टॉपिक को कंटिन्यू करिए। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, ज़रा सोचो अपने दिमाग से। एक्सीलरेशन में आपने क्या स्टडी किया था, मुझे बताना ज़रा सा। तो एक्सीलरेशन बराबर हम क्या पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंज हो। एक्सीलरेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा था बचपन में कि वेलोसिटी बदलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता हूँ, धीरे धीरे चलेंगे, बस थोड़ा सा टाइम और बहुत धीरे से हम चलेंगे, मतलब समझाएंगे इतना बेहतरीन तरीके से कि एक्सीलरेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप इससे पहले जो बताया हूँ वो तो क्लियर है ना, तो श्योर है कि आपको एक्सीलरेशन भी समझ में आएगा। चलिए, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, बचपन में आप क्या पढ़े थे, बचपन में आप पढ़े थे, मैं फार्मूले से रिमेंबर करवाता हूँ आपको, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, याद है ये फार्मूला। एक्सीलरेशन बराबर हमने बचपन में क्या पढ़ा था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। चलो जिसको ये भी नहीं याद है ये तो याद होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये पढ़े थे ना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये फार्मूला तो याद होगा। अब ज़रा ध्यान से समझो, फैक्ट नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर क्या है, कभी भी वेलोसिटी चेंज हो, कभी भी वेलोसिटी अगर बदल गई या थोड़ा सा भी रत्ती भर चेंज हो गया तो अपने दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि वहाँ पे एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ ही हुआ है, वहाँ पे एक्सीलरेशन जनरेट हुआ ही हुआ है। अब ज़रा डेफिनेशन पे आ जाओ, आपको आपके आम भाषा में समझा रहा हूँ। एक्सीलरेशन वहीं उत्पन्न होगा जहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, ठीक, क्लियर। आप डेफिनेशन में यही पढ़ते हो। एक्सीलरेशन को जन्म देने वाला कौन है, एक्सीलरेशन को जन्म देने वाला चेंज इन वेलोसिटी है, वेग बदलना चाहिए। और क्या लिखा है, वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसी फॉर्मूले को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं, डेफिनेशन बना लेते हैं। मैंने क्या जवाब दिया, त्वरण एक्सीलरेशन तभी जनरेट होता है जब चेंज इन वेलोसिटी हो, ये इसका कीवर्ड है। अगर वेलोसिटी बदला तो वहाँ पे 100% श्योर है कि एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ ही हुआ होगा, एक्सीलरेशन जन्म लिया होगा। अब डेफिनेशन पे आ जाओ, डेफिनेशन आपकी क्लियर कहती है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, rate of change in velocity is called acceleration, acceleration। शब्द पे आओ, रेट का मतलब, अब ज़रा एक बात याद रखना, आप सीबीएसई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना, ऐसा ज़बरदस्त फैक्ट बता रहा हूँ, आपको पता होगा, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन केवल सुन भर लो मेरे लिए। रेट शब्द कभी भी आए ना, सिर्फ और सिर्फ रेट शब्द, क्या मैंने अंडरलाइन किया, रेट शब्द, रेट शब्द किसी भी डेफिनेशन में, फिजिक्स में कहीं पर भी आए तो ऑलवेज रिमेंबर रखना, रेट का मतलब होता है समय से भाग देना, टाइम से भाग देना, रेट का मतलब टाइम से भाग देना। अब जरा से देखो डेफिनेशन आपकी बन के तैयार होगी नहीं, मैंने पहले क्या लिखा था, एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो मैंने टाइम से डिवाइड किया है कि नहीं, ये देखो हमने टाइम से यहाँ पे डिवाइड किया है ना, मैंने डिवाइड किससे किया है, टाइम से। और ऊपर क्या लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी, क्या आपको करना था, रेट का मतलब तो मैंने समझा दिया, रेट का मतलब होता है समय से भाग देना। अब आगे पढ़ो, चेंज इन वेलोसिटी, आगे का टर्म क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v2 माइनस v1, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यही तो है। आप मुझे बताओ, बदलाव किसी में कैसे निकालते हो, किसी का चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाऊं, अगर हम मार्केट गए कभी 10 रुपये का बिस्किट लेने, मान लो आपका कोई फेवरेट बिस्किट है गुड्डे, कोई फेवरेट बिस्किट गुड्डे है, आप मार्केट में गए गुड्डे बिस्किट ले आने, आपको पता था कि ये 10 रुपये का मिलता है, यार मजाक में मत लेना, मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल से, आपको बस समझ में आना चाहिए। आप मार्केट गए, 10 रुपये का गुड्डे बिस्किट मिलता है, आपको पता है, और आप गांव गए, जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा था, आप गांव गए, गांव से जब 1 महीना बाद वापस आए तो यही बिस्किट आपको कितने में मिलने लगा, 15 रुपीज़ में।
मतलब जो गुड्डे का बिस्किट आपको 10 रुपये में मिलता था वही गुड्डे का बिस्किट आपको 15 रुपीज़ में मिलने लगा। तो आप मुझे बताओ कैसे जानोगे, आपको कैसे पता चल जाता है कि महंगाई आ गई है? तो सीधा सा जवाब है, आप क्या करते हो, फाइनल रेट में से इनिशियल रेट घटाते हो ना। ये क्या है, ये है फाइनल रेट। रेट मतलब ये कुल दाम है जो आपने आखिरी बार दिया था, और ये प्रारंभिक दाम था, इसी को हम कहते हैं इनिशियल रेट। जो फाइनल रेट था 15 रुपये और इनिशियल, यही तो नाम दोगे ना। तो चेंज कैसे पता चला, फाइनल माइनस इनिशियल, आप क्या कर दो, 15 माइनस 10 कर दो तो क्या आएगा, 5 रुपये आएगा, 5 रुपीज़। यही तो आपका इंक्रीज़ हुआ, यही तो मूल्य बढ़ा। बिस्किट का दाम कितना रुपए बढ़ गया, महंगाई कितना रुपए हो गया बिस्किट में, 5 रुपये का इंक्रीज़ कर गया। तो किसी भी बॉडी का इंक्रीज़, नो मैटर, ये देखो मैंने बिस्किट में अप्लाई कर दिया यार, किसी में भी चेंज आपको निकालना है, किसी भी बॉडी का, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन हो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन फोर्स, चेंज इन सर्कुलर मोशन, कुछ भी यार, एवरीथिंग, फिजिक्स का कोई भी टर्म आए जहाँ पे चेंज आपको निकालना हो, यहाँ पे क्या लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी ना। तो आप क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, v2 माइनस v1। ये क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर, इतना कंसेप्ट सबको क्लियर? तो किसी भी बॉडी का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। और उदाहरण के लिए मैंने समझा दिया कि किसी भी चीज़ का महंगाई कैसे निकालते हो, अंततः मूल्य क्या था और प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपने लास्ट में कितना रुपए दिया और शुरू में कितना देते थे, तो 15 में से 10 घटाए, क्या बन गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक बात हमेशा रिमेंबर रखना, ये भी मैं इसी में नोट कर दे रहा हूँ, आप मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो, गुड स्टूडेंट्स हो, मैं हर एक फैक्ट से आपको तैयार करना चाहता हूँ। चेंज भी कैसे निकालते हो, कोई शर्माना नहीं है, आपको सीखना है। तो किसी भी बॉडी का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से, बस वो जिसका भी कहेगा निकाल लोगे। किसी भी बॉडी का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से, इस बात को भी रिमेंबर रखना। क्या सारे टर्म आपको क्लियर हो गए? लास्ट में रिपीट कर दूं, एक्सीलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। कहोगे सर क्यों रटवा रहे हैं, क्योंकि सवालों में लगता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसी डेफिनेशन से मैंने डेफिनेशन तैयार कर दिया। ये क्या है, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर, और फाइनल तो आपको भी पता है जो लास्ट में होगा, और इनिशियल का मतलब जो शुरू में होगा। क्लियर, और रेट का मतलब मैंने क्या बताया, रेट का मतलब होता है समय से भाग देना। मैंने देखो समय से भाग दिया, ऊपर क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, और इस सिंबल को, यहाँ पे दो बात क्लियर आते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। फिजिक्स के स्टूडेंट हो, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं डेल्टा, और इसी का मतलब होता है चेंज। ये कहीं सिंबल दिख जाए डेल्टा, इसी का मतलब होता है चेंज, क्योंकि हमने इंग्लिश में लिखा ना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन जब सिंबलाइज करते हैं तो उसका सिंबल डेल्टा होता है। क्लियर, और सबसे लास्ट फैक्ट, एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है। एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है, और सारा फैक्ट मैंने बता दिया। चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का, फाइनल माइनस इनिशियल से, इतना सभी को क्लियर। और देखो ये आपको कुछ नया दिख रहा होगा, ए के ऊपर मैंने कुछ तीर बना दिया है, मैंने कुछ एरो बनाया है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ के ऊपर तीर लगने का मतलब होता है दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ क्लियरली, लेकिन अभी टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, देन आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक बात आपको समझाऊँगा मैं, ऑलवेज़ के लिए रिमेंबर रखना। 3 फैक्ट एकदम ज़बरदस्त, देखो अब कैसे एक साथ पढ़ाता हूँ। एक्सीलरेशन ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पढ़ लिए। एक्सीलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 5 बार पढ़ो रिमेंबर हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर यार, मुझे याद तो आपको याद। ए बराबर डेल्टा वी बाई टी, ये पढ़े हो। और वेलोसिटी में क्या पढ़ते थे, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, अब एक चीज़ ध्यान देना, ये तीर मैंने फालतू नहीं लगाया है, एरो फालतू नहीं लगाया है। इस तीर का मतलब होता है दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
मतलब कहीं एरो लगा आपको मिल जाए तो आंख बंद करके समझ जाना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिखाऊंगा जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो, लेकिन अभी के लिए रिमेंबर रखना। सेम उसी तरह से याद करो, डिस्प्लेसमेंट के समय मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी, तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो v के ऊपर भी तीर लगता है। ये वेलोसिटी भी आपकी क्या है, ये वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीर लगा है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी। इतना बात क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना, एक बात बताने वाला हूँ। अभी मैंने जिक्र किया था ना एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी का एक ट्रिक सिखाता हूँ, एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक ट्रिक। कोई भी फार्मूला, फिज़िक्स का कोई भी फार्मूला जब बड़े रूप में पढ़ते हो या फिर मेन फार्मूला पढ़ते हो, जैसे एग्जांपल के साथ समझना, A बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा टी, ये आपने मेन फार्मूला पढ़ा ना, इसको हम कहते हैं एज अ एवरेज, एज अ एवरेज कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है d बाई डी टी लगाना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है d बाई डी टी। तो इसी एक्सीलरेशन में आपको एक चीज़ दिखाई देता है, आपके बुक्स में लिखा होता है, इसी a को हम कहते हैं dv अपॉन डी टी। कोई कंफ्यूज नहीं होना है, a बराबर क्या होता है, dv अपॉन डी टी। अब मेरी बात सुनना, मैं यही आपको बता रहा था, इसीलिए मैंने ये फैक्ट लिखा। नॉर्मल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और क्लियरली आपको पता है v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये मेन फार्मूला था ना, पूरे फिजिक्स की यार मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे फिजिक्स की जो मेन फार्मूला होता है, जो बड़ा फार्मूला निकल के आता है वो आपका मेन फार्मूला होता है, उसको एवरेज मानते हैं, एज अ एवरेज मानते हैं। और कभी भी इंस्टेंटेनियस आपसे पूछ ले, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, किसी भी फार्मूले का आपको इंस्टेंटेनियस अगर भूल जाते हो तो बस d बाई डी टी लगा देना। अब d बाई डी टी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, यहाँ पे v है ना, तो v के साथ क्या लगा दिए, d लगा दिए। यहाँ पे t था ना, तो t के साथ d लगा दिए। तो ये तरीका है, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया हमने इंस्टेंटेनियस में। तो यहाँ से बन क्या गया, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और इसी को कहते हैं मेन एक्सीलरेशन, या फिर इसी को हम कहते हैं एवरेज वाला, एवरेज वाला क्या, एक्सीलरेशन। क्लियर, दो ही टाइप से डिफाइंड है, या तो इंस्टेंटेनियस या तो मेन। ये आपको बुक में दिखाई देता हो, लेकिन जब ये फॉर्म इस फॉर्म में लिख देता है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो है क्या। मेरी बात याद रखना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो भी फार्मूला मेन पढ़ो बगल में डी लगा दो, बगल में डी लगा दो। देखो मैंने वही किया। अब जरा वही चीज़ यहाँ पे एक बार फिर से अप्लाई कर देते हैं। आपने पढ़ा था ये वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक फार्मूला आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यस से, और टाइम को टी से। तो मतलब डेल्टा वी बराबर या v बराबर s बाई टी लिख सकते हो ना। ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आपके इस चैप्टर में यस जहाँ आए हर जगह डिस्प्लेसमेंट समझना, डिस्टेंस मत समझ लेना, ठीक है ना। और t बराबर टाइम, तो ये मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला क्या देता है, एवरेज गिवन होता है। इंस्टेंटेनियस का, वेलोसिटी का जब आप चैप्टर पढ़ोगे या टॉपिक पढ़ोगे इसी बुक में, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या लिखा होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिखा होता है, मैंने क्या बोला, यस ऊपर लगाओ, जो फॉर्मूला है बगल में डी लगा दो, डी एस अपॉन डी टी बन गया, डी एस अपॉन डी टी। और ये भी एक फार्मूला होता है वेलोसिटी का, ये भी एक फार्मूला होता है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई भी फार्मूला हो, कोई भी फार्मूला हो, उसके बगल में डी शब्द लगा देना, वो इंस्टेंटेनियस गिवन होता है। क्लियर, इतनी बातें याद, बस रिमेंबर रख लो। मैंने बोला ना थियोरेटिकल टॉपिक है, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, रिमेंबर रखना। ये सब सवाल तुम फोड़ के आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस एक बार ट्रस्ट तो करो यार, मैं बहुत मेहनत से आपको दिल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पूरे एनर्जी के साथ दिल से पढ़ा रहा हूँ। बस रिमेंबर रखना तरीका, इसीलिए आपको सिखाता हूँ। क्लियर, अब जरा चलते हैं। एक्सीलरेशन आपका टू टाइप होता है, मैंने सब डिस्कस कर लिया। एक्सीलरेशन आपका टू टाइप का होता है, एक्सीलरेशन हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। और यहाँ पे भी देखो क्या ज़बरदस्त आपको तरीका सिखाऊंगा। एक्सीलरेशन इज़ टू टाइप्स, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्लियर, और दूसरा होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर, एक्सीलरेशन, एक हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, एक हम पढ़ेंगे निगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, एकदम सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, बस रिमेंबर रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है।
पॉजिटिव कब बनेगा, कंफ्यूज रहते हो ना। पॉजिटिव तभी बनेगा जब वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो। व्हेन वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, व्हेन वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, मतलब घटना नहीं चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। व्हेन वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी है, ऑलवेज इंक्रीज, तब हमेशा और हमेशा पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। और व्हेन वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज, देन निगेटिव एक्सीलरेशन। मैंने क्या बोल दिया, आखिर इतने छोटे शब्दों में मैंने क्या बोल दिया। ये कॉन्सेप्ट ग्राफिकल क्वेश्चन आपके फोड़ के रख देता है। कैसे, बस सीधा सा देखो, अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लगातार का मतलब तो समझते हो ना, कंटिन्यूअसली। अगर वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा बढ़े, तो उस समय 100% आंख बंद करके बोल देना कि वहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ है। एग्जाम्पल पे आ जाऊँ, एग्जाम्पल समझा दूँ। आप गाड़ी पर बैठते हो और एक्सीलरेटर जब बढ़ाते हो, याद करो, जब एक्सीलरेटर बढ़ाते हो तो उस समय क्या होता है, आपको कैसा फील होता है, वेलोसिटी का बढ़ता हुआ ना। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सीलरेटर बढ़ाओ, एक्सीलरेटर बढ़ाओ। याद करो, या आप बोलते हो कि यार एक्सीलरेटर बढ़ाओ, हम तुरंत स्पीड बढ़ जाएगा। वहीं से आया है एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है, उस समय एक ही प्रकार का एक्सीलरेशन जन्म लेता है, वो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ घटती है, डिक्रीज होती है, उस समय सिर्फ एक एक्सीलरेशन जनरेट होता है, वो है निगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर। अब जरा एग्जाम्पल पे समझ लो। मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअसली रिमेंबर रखना, क्योंकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है व्हेन वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज, वेलोसिटी बढ़ रही हो, उस समय घटना नहीं चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जैसे घटेगी वो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस है, रिमेंबर रखना है। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़े तो उसको कहोगे एक्सीलरेशन, और अगर वेलोसिटी लगातार घटे तो उसको कहोगे निगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर, एकदम फैक्ट क्लियर, 100% फंडा क्लियर। अब जरा सा दो नाम देता हूँ। इसी पॉजिटिव एक्सीलरेशन का नाम होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन। क्लियर। और इस नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। आप सुने होंगे ना क्लास 9th में, रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, व्हाट इज रिटार्डेशन। तो दिस इज निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और इसी को हम कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। देखो मैंने लिखा है ना निगेटिव एक्सीलरेशन, तो रिटार्डेशन का डेफिनेशन इसी से डिफाइन है कि निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन को तो एक्सीलरेशन कहो ही, वो तो एक्सीलेटर है ही है, लेकिन निगेटिव वाले का नाम हो जाता है रिटार्डेशन। इसीलिए इस निगेटिव एक्सीलरेशन को -a कहते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन को -a और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को +a कहते हैं। और शब्द समझ में आया, फंडा क्लियर हुआ। यही रीज़न था, जब आपके बुक में रिटार्डेशन लिखा हो तो a के स्थान पे -a रखा जाता है। अभी मैं जब मोशन इन 1D का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, मोशन इन 1D का इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा रिटार्डेशन का मतलब जब जब सुनाई दे एक्सीलरेशन को पुट करोगे -a, और जब जब एक्सीलरेशन सुनाई दे या पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब तब +a रखते हैं। क्लियर। अब ज़रा एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। हम क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सीलरेशन ना, और इसको एग्जाम्पल आपको ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। हमें पढ़ना है पॉजिटिव एंड निगेटिव ना, तो हमेशा के लिए रिमेंबर रखना, इस पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाए, बढ़ के हो जाए 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और बढ़ के क्या हो जाए 70 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा ध्यान से देखो इस चीज़ को, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, 20 से 30, 30 से 70, इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इज वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑलवेज गिवन पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव एक्सीलरेशन आता है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, मान लो कोई बॉडी है 120 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, मान लो कोई कार है बहुत बढ़िया चालक है 120 मीटर पर सेकेंड चलाया, बाद में भीड़ आई तो उसने स्पीड कर दिया 90 मीटर पर सेकेंड।
और आगे भीड़ आई तो उसने वेलोसिटी कर दिया 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एग्जाम्पल से समझ गए। ये देखो डिक्रीज इन वेलोसिटी है, डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड निगेटिव एक्सीलरेशन, इसी को कहते हैं -a, और इसको मैं फोर्स कर रहा हूँ तो रिमेंबर रखना इसी को रिटार्डेशन कहता हूँ। 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपके माइंड में छप जाए, ये ना सोचना पड़े कि रिटार्डेशन होता क्या था या हमने पढ़ा कहाँ पे था। रिटार्डेशन का मतलब सीधा माइंड में क्लिक करे कि निगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर, अब ज़रा मुझे बताओ, हम एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं ना, मैंने एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या सिखाया था? चेंज इन वेलोसिटी। चलो आ जाओ निकालते हैं। इसमें क्या निकालोगे? अगर मैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्यों कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन भाई इसको क्यों कह रहे हैं, तो एक्सीलरेशन में पढ़ा था आपने रेट ऑफ चेंज। आप मुझे बताओ मैं इसका चेंज निकालना चाहूँ तो ज़रा ध्यान देना, इसको इनिशियल मान सकते हो, एक एग्जाम्पल से समझते चलो ताकि आपका पूरा डर ही खत्म हो जाए। इसको इनिशियल वेलोसिटी कहोगे ना, मान लो मैं नामकरण कर दे रहा हूँ ए, बी और सी, 3 पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ थी, इसी को कहोगे इनिशियल ना, क्योंकि शुरू में तो यही वेलोसिटी है, बाद में ये है। तो मुझे बताओ चेंज कैसे निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे कॉपी में क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 आएगा ना। ये 10 देखो पॉजिटिव है कि नहीं, मुझे बताओ ये चेंज कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब चेंज पॉजिटिव होगा तो वो एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्योंकि समय तो कभी निगेटिव नहीं ना होता है। आप क्या करते हो? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। याद करो एक्सीलरेशन में यही पढ़े थे ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, समय तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो आंसर क्या आया? समय ऑलवेज पॉजिटिव और चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो रिजल्ट गिवन पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्लियर, निकालना भी देखो मैंने समझा दिया कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, एक मैंने निकाल दिया, एक आप होमवर्क खुद से कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों के बीच चेंज पूछूं तो कैसे निकालोगे? तब ये इनिशियल ये फाइनल, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या करोगे? 70 माइनस 30। क्या करोगे? 70 माइनस 30, 70 माइनस 30, यही होगा ना। क्लियर, अब जरा इस पे आ जाओ। निगेटिव एक्सीलरेशन क्यों इसका नाम है? निगेटिव एक्सीलरेशन इसका क्यों नाम है? तो अब मुझे बताना, निगेटिव एक्सीलरेशन नाम है ना, यहाँ पे भी चेंज सीखो। मान लो कोई पॉइंट ए पर वेलोसिटी ये था, कोई पॉइंट बी पे ये था, सी पे ये था। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था? डिक्रीज इन वेलोसिटी ना, देखो डिक्रीज भी हो रहा है वेलोसिटी, चेंज निकालते हैं। क्यों ना हम लोग चेंज निकालें? भाई एक्सीलरेशन में क्या पढ़ते थे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम क्या पढ़ेंगे? चेंज पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ चेंज हम पहले वाले में निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे? दिस इज़ इनिशियल, यही तो बोलोगे ना आप। मुझे बताओ यही तो इनिशियल है और ये क्या है? ये फाइनल है, क्योंकि चेंज के लिए मैंने यही रूल सिखाया है। अब क्या कर दो? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 90 एंड माइनस 120। आंसर देखो, आंसर देखो, 90 माइनस 120 इज इक्वल टू क्या आया? माइनस का 130, माइनस का 30 आया। दिख रहा है? 90 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 30। इसने खुद गिवन कर दिया, देख रहे हो? माइनस 30 रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं निगेटिव एक्सीलरेशन। और आप मुझे बताओ टाइम तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि समय तो निगेटिव है ही नहीं। तो देखो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है निगेटिव एक्सीलरेशन। तो यही जवाब था। एक होमवर्क आपका है, बी से सी में चेंज इन एक्सीलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी आप निकालोगे। बी से सी में चेंज निकाल लेना। आंसर देखो क्या करोगे? 50 माइनस 90 और 50 माइनस 90 फिर माइनस आ गया। तो ये समझ में आया फंडा? न्यूमेरिकल तक सोचो मैंने क्लियर करवा दिया मेरे प्यारे बच्चों, देख लो न्यूमेरिकल तक क्लियर। क्या आपके जहन में बस गया फिज़िक्स? यही बस तरीका था मेरा पढ़ाने का यार, आपको समझ में आए, मेरे लिए यही प्रायोरिटी है। क्लियर, सारा थियरी ख़त्म। केवल 1 मिनट के अंदर हम लोग अब बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, क्योंकि यूनिट मैंने कहीं नहीं बताया है। चलो 2 मिनट का केवल लास्ट फंडा है, इसको क्लियर कर लें और आपका भी एक बार रिपीट हो जाए। सभी यूनिट को एक साथ पढ़ लेते हैं, सभी यूनिट को एक साथ पढ़ लेते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था अपनी पढ़ाई इस चैप्टर का? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था पढ़ाई डिस्टेंस एंड देन डिस्प्लेसमेंट। यही 2 टॉपिक से स्टार्ट किया था हमने ना अपना टॉपिक।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो हमेशा रिमेंबर रखना, डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए जो यूनिट आएगा, आप मुझे बताओ डिस्टेंस कैसे मीज़र किया जाता है, लंबाई है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, मीटर। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक प्रकार की लंबाई थी, तो इसका भी यूनिट मीटर। क्लियर। ये यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ और फास्ट वे में स्टडी करते चलते हैं। मीटर क्या है, MKS यूनिट है, ये है आपकी MKS यूनिट सिस्टम। मैंने बताया था ना, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड पद्धति, MKS सिस्टम में यूनिट मीटर, और सेम वही चीज़ आपका ये भी है MKS सिस्टम में यूनिट। क्लियर। CGS बोलूँगा तो सेंटीमीटर, अगर मैं छोटा सा लिख देता हूँ सेंटीमीटर और यहाँ भी लिख देता हूँ सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्या हो गया, CGS, और ये सेंटीमीटर CGS। किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। आप मुझे बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मीटर MKS, सेंटीमीटर CGS। क्लियर। ख़त्म इसकी यूनिट ख़त्म। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी आपकी, चलो ये भी बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, मन में सोचो, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक नंबर में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और आपने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन भी रिमेंबर रखिएगा। सारी पढ़ाई तो मैंने रिपीट करवा दिया, इससे ज़्यादा तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, और बराबर कब होता है, व्हेन बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। इसकी यूनिट ख़त्म। अब आगे चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी का एक साथ स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पे स्पीड नहीं, चारों एक साथ पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड, ध्यान से सुनो, क्या है ये, चलो अच्छा ऐसा हम एक काम करते हैं, स्पीड के बारे में पढ़े हैं और वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं। स्पीड बराबर पढ़ते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही मैंने पढ़ाया है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मेरे बात को सुनना। स्पीड कैसा भी हो, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दुनिया की कोई स्पीड हो, पूरे फिज़िक्स का कैसा भी स्पीड हो, चाहे कैसी भी वेलोसिटी हो, यूनिट हमेशा सबकी सेम होती है। यूनिट तो हमेशा सेम होती है। स्पीड का आपका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। कैसे, मीटर पर सेकंड। कहोगे सर कैसे, डिस्टेंस को मीज़र करते हो मीटर में, टाइम को मीज़र करते हो मीटर पर सेकंड में। ये MKS यूनिट हो गया, MKS यूनिट हो गया। सेम वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट का अभी मैंने पीछे बताया है, क्या पढ़े थे, मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये हो गया MKS यूनिट। ये भी क्या है, मीटर MKS सिस्टम है, मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। क्लियर। इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो, सबके लिए यूनिट सेम। अब जरा CGS की पढ़ाई पढ़ लो, क्यों ना हम लोग CGS की पढ़ाई पढ़ लें। चलो CGS की पढ़ाई पढ़ते हैं। CGS में क्या करोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसके लिए भी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। सारे यूनिट ख़त्म। अब तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूज़न रही नहीं जाएगा। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केलर, इसलिए स्पीड भी स्केलर। और वेलोसिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। सारे यूनिट ख़त्म। और सबसे लास्ट में हमने क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को कैसे मीज़र करें भाई, तो एक्सीलरेशन A बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा टी। यही बस रिमेंबर रखना, एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और डेल्टा V क्या है, चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। यही ना। अब मुझे बताओ, ऊपर है तो वेलोसिटी ही ना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और टाइम का मतलब टाइम। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या रखोगे, मीटर पर सेकंड। इसी तरह लिखते हो ना, मीटर पर सेकंड, याद करो यूनिट। और नीचे क्या लिखा है, एक बार एक्स्ट्रा टाइम है,
तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियरली हियर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसा यूनिट है, MKS यूनिट है, ये MKS यूनिट है। CGS बोलेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, सारे यूनिट को भी मैंने स्टडी कर लिया। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर CGS मात्रक इसका है, CGS सिस्टम में यूनिट है। आई होप आज के आपके वीडियो बहुत ही पसंद करेंगे आप, श्योर है आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ मैंने रटवाने की कोशिश नहीं की है, कोई भी चीज़ें मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप रट्टा मार लो, हर एक चीज़ का मैंने फैक्चुअल समझाया, तरीका सिखाया कैसे क्या स्टडी करते हैं। सारे यूनिट को भी आज मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जब मिलेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बेसिक ग्राफिकल पोर्शन के बारे में कि ग्राफिकल स्टडी कैसे करते हैं। और उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए छोटा सा आएगा जहाँ पर हम स्टडी कर लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जितने भी टर्म इस चैप्टर में आए हैं यूनिफॉर्म से रिलेटेड, सबको इन शॉर्ट तरीके आपको समझाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।